जैसा कि आप जानते हैं हम झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये 30वां दिन है और ये हमारा लास्ट पार्ट भी है। इसके पहले हमने सारे झारखंड जीके के हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, आपको झारखंड जीके से कोई परेशानी नहीं होगी। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज झारखंड विविध सेक्शन का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट विविध सेक्शन यानी कि मिसलेनियस का किया हुआ है। आज हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आज देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा है झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में से बिरसा मुंडा जी के बारे में। किन के बारे में? बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म खूंटी जिले के उली हातू गांव में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उली हातू गांव में हुआ था। चूंकि इनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ और इसी कारण से बिरसा मुंडा जी का जन्म उनके बृहस्पतिवार के जन्म होने के कारण इन्हें बिरसा पुकारा जाने लगा। ठीक है, दूसरा बात यह है कि पूछा जाएगा बिरसा मुंडा जी के जन्म का नाम या फिर बचपन के नाम क्या था। तो याद रखिएगा दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा जी के पिताजी का नाम था, याद रखिएगा, सुगना मुंडा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो उली हातू गांव में। कहां पर? उली हातू गांव में। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो खूंटी जिले में। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? तो बृहस्पतिवार को। कब हुआ था? बृहस्पतिवार को। बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया था? बृहस्पतिवार के नाम पर। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा। क्या था? बिरसा मुंडा जी के पिता का नाम सुगना मुंडा। और बिरसा मुंडा जी के जो पिता थे वो पेशे से एक बटाईदार थे। ठीक है, पेशे से एक बटाईदार यानी कि खेत वगैरह को लेकर के करने वाले। बिरसा मुंडा जी की माता का नाम कदमी मुंडा। क्या? बिरसा मुंडा जी के माता का नाम कदमी मुंडा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। तो बिरसा मुंडा जी के प्रारंभिक शिक्षक आनंद पांडे थे। और बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे, एक मिनट, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे और प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग थे। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जी के प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग थे और जो धार्मिक गुरु थे वो आनंद पांडे थे। और आनंद पांडे एक वैष्णव मतावलंबी यानी कि वैष्णव मत को मानने वाले थे। ठीक है, तो वैष्णव थे, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? तो क्रिश्चियन यानी कि ईसाइयत की उपासना करता था। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा में पूरी की। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा में पूरी की। और बिरसा मुंडा ने किस पंथ की शुरुआत करी थी? तो बिरसा मुंडा जी ने बिरसाइत पंथ की शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस बिरसाइत पंथ के द्वारा इन्होंने कहा था एक ईश्वर के ऊपर इन्होंने बल दिया था, यानी कि एक ईश्वरवाद की बात इन्होंने किया था, हड़िया पर रोक लगाया था। ठीक है, इन सब जैसे चीजों पर बिरसाइत पंथ में इन्होंने बात किया था। छात्र जीवन में बिरसा मुंडा जो है किस आंदोलन से जुड़ गए थे? तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से ये जुड़ गए थे। 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में ये पलामू के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, पलामू के जंगल एक मिनट, चक्रधरपुर के नहीं, पलामू के नहीं। देखिए, बिरसा मुंडा जी जो है वो चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़े थे। जबकि अगर बात करें ये जो 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा जी किस कहाँ के जंगल आंदोलन से? तो चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से ये जुड़े थे। ठीक है, चक्रधरपुर के। अब बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 को होता है और आज जैसा कि हम जानते हैं 1900 में बिरसा मुंडा जी का देहांत भी हो जाता है। तो टोटल ये 25 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत बताया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत बताया और इन्होंने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत कब बताया था? तो 1895 में। कब बताया था? 1895 यानी कि 20 वर्ष की आयु में। ठीक है, 20 वर्ष की आयु में बिरसाइत पंथ के बारे में इन्होंने कहा था, बिरसाइत पंथ में, कि एक ईश्वर यानी कि एक ईश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया था। सरना को उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया था और इस पंथ में पशु बलि तथा हड़िया का त्याग करने पर भी बल दिया गया था। ठीक है, अच्छा, बिरसा मुंडा जी का जो विद्रोह आप जानते हैं, उलगुलान विद्रोह, ये तो आप जानते ही हैं उलगुलान विद्रोह के बारे में। और कब से कब तक हुआ था? तो 1895 से 1900 के बीच उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा का हुआ था। ठीक है, अच्छा, बिरसा मुंडा के आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था कौन सा था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र डोम्बारी पहाड़ी। ठीक है,
बिरसा मुंडा के आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? डोम्बारी पहाड़ी। याद रखिएगा बिरसा मुंडा को पहली बार किस साल गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया 1895 में और इन्हें 1897 यानी कि 2 साल के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया था और फिर से इन्हें 1900 में अगेन मतलब दूसरी बार इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार 1900 में किया गया था और 2 साल के बाद जो पहली बार गिरफ्तारी हुई थी तो 2 साल के बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है कि बिरसा 1900 ईस्वी में जब बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई तो बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? तो 1900 ईस्वी में जब दूसरी बार बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी होती है तो रांची जेल में इन्हें रखा जाता है और 500 रुपये का इन पर इनाम भी रखा गया था। ठीक है, इन पर 500 रुपये का इनाम भी रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो जाती है? तो बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 को, यानी कि 18 जो ये जन्म लिए थे 1875 में इनका जन्म हुआ और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अच्छा, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में ही हो जाती है और अंग्रेजों ने कहा कि इन्हें हैजा हो गया था, इस कारण से मर गए। मतलब उन लोगों का ये कहना था, लेकिन कभी भी आदिवासी लोग या फिर हम लोग कभी भी ये उस समय के लोग भी कहते हैं कि नहीं, इनकी मृत्यु इस कारण से नहीं बल्कि अंग्रेजों के द्वारा टॉर्चर किए जाने के कारण हुई थी। चलिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा से। ठीक है, हैजा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई, यह अंग्रेजों का वक्तव्य था। ठीक है, अच्छा, बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर महाश्वेता देवी ने किस उपन्यास की रचना की है? तो याद रखिएगा, अरण्येर अधिकार। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, जैसा कि हम जानते हैं अरण्य मतलब वन जंगल, तो जंगल का अधिकार, जंगल के अधिकार नाम से, अरण्येर अधिकार नाम से बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास की भी रचना करी। अच्छा, महाश्वेता देवी के द्वारा जो अरण्येर अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, जंगल का अधिकार। ठीक है, जंगल का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं, बिरसा झारखंड के उस आदिवासी नेता का नाम बताइए जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है। तो ये बिरसा मुंडा का ही लगा हुआ है। ठीक है, बिरसा मुंडा का ही। हम देखते हैं सिद्धू कान्हू के बारे में। सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था भोगनाडीह नामक स्थान पर। भोगनाडीह नामक स्थान पर, साहिबगंज जिले के भोगनाडीह नामक स्थान पर सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव 4 भाई थे, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव 4 भाई थे। सिद्धू कान्हू का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में, संथाल परगना की भोगनाडीह नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। सिद्धू कान्हू का संबंध संथाल जनजाति से था। किससे? याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल जनजाति से था। कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस साल हुआ था? तो 1815 में। देखिए, सॉरी, सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था। याद रखिएगा, सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था। अच्छा, उसके बाद 5 साल बाद कान्हू का जन्म होता है। उसके 5 साल के बाद सिद्धू कान्हू चांद का जन्म होता है और उसके 10 साल के बाद भैरव का जन्म होता है। याद रखिएगा, सिद्धू का जन्म 1815, उसके 5 साल बाद कान्हू का जन्म होता है, उसके 5 साल बाद चांद का जन्म होता है और भैरव का जन्म 1835 में होता है। तो यहाँ यही 4 दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वही हमने देख लिया, 5 साल बाद 1820 में। उसके बाद भैरव का जन्म हुआ 1825 में। ठीक है, चलिए। कान्हू कान्हू का जन्म हुआ था 1820 में, चांद का जन्म हुआ था 1825 में। ठीक है, उसके 10 साल बाद 1835 में हुआ था भैरव का जन्म, ये हमने पहले ही बताया। सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी माझी था। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी माता का नाम क्या था? सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी माझी, याद रखिएगा, चुन्नी माझी। और माता का नाम था सुमी माझी। क्या? माता का नाम था सुमी माझी। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के पिताजी का नाम चुन्नी माझी और माता सुमी माझी। अच्छा, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में या फिर कहा जाए किस विद्रोह का सिद्धू कान्हू ने नेतृत्व किया था? तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने? संथाल विद्रोह का। ठीक है, संथाल विद्रोह का। किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था 1855 में। देखिए, सिद्धू का जन्म 1815 में और इनका ये जो संथाल विद्रोह होता है 1855 में। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 में। अब हम देखते हैं तिलका मांझी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ है 11 फरवरी 1750। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह करने वाले थे वो तिलका मांझी ही थे। ठीक है, तिलका मांझी ही थे, जिनको कि जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, भागलपुर वाले क्षेत्र से इन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत करी थी। क्लीवलैंड नाम के अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी इनके द्वारा करी गई थी। तो ये सब हम लोग यहाँ पर जानते हैं तिलका मांझी जी के बारे में। तो 11 फरवरी 1750 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनको अन्य नाम से जाना जाता था, जबरा पहाड़िया के नाम से। ठीक है, जबरा पहाड़िया के नाम से। आगे देख लेते हैं।
तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था तिलकपुर में। कहाँ पर? तिलका मांझी का जन्म होता है तिलकपुर में। याद रखिएगा, तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? तो तिलका मांझी जनजाति जो थे, वो कहा जाता है कि तिलका मांझी के जनजाति को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब लोग अलग-अलग मत देते हैं, लेकिन संथाल जनजाति आप टिक कीजिएगा, ठीक है? संथाल। तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? तिलका मांझी के पिता का नाम था, तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। अच्छा, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत भागलपुर नाम के स्थान से करी थी। तिलका मांझी ने को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो आदि विद्रोही के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। आदि विद्रोही यानी कि सबसे पहले विद्रोह करने वाले, सबसे पहले, सबसे शुरुआत में विद्रोह करने वाले आदि विद्रोही के नाम से इसीलिए इन्हें जाना जाता था। अच्छा, तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता था, क्यों? क्योंकि वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे, ठीक है? 1750 में इनका जन्म होता है। तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो क्लीवलैंड की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने के लिए साल के पत्ते का प्रयोग किया था। अच्छा, तिलका मांझी को भागलपुर में जगह एक बरगद के पेड़ पर लटका करके दे दी गई थी। आज जहां पर उनको फांसी दी गई थी, उस चौक को तिलका मांझी चौक के नाम से भागलपुर में जाना जाता है। किस पेड़ पर लटका कर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? तो बरगद के पेड़ पर, ठीक है? अब देखिए, इनमें से किस विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का नाम जो है तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है? तो भागलपुर विश्वविद्यालय का, ठीक है? याद रखिएगा। अब हम देखते हैं भागीरथ मांझी के बारे में, ठीक है? भागीरथ मांझी के बारे में, चलिए, भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा नाम के जगह पर हुआ था। गोड्डा जिले के तलडीहा नाम के जगह पर भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था, ठीक है? भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था। भागीरथ मांझी का जन्म जो हुआ था वो खरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मांझी का जन्म खरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जी के उपनाम से भी भागीरथ मांझी को जाना जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। देखिए, भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किस वर्ष खरवार आंदोलन किया गया था? तो ये किया गया था 1874 में, ठीक है? देखिए, भागीरथ मांझी का जो इन्होंने नेतृत्व किया था 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, खरवार आंदोलन जो था वो एकेश्वरवाद पर और सामाजिक सुधार, इन पर ये आंदोलन केंद्रित था, ठीक है? तो जो खरवार आंदोलन था वो एक ईश्वर के तथ्य को या सिद्धांत को मानता था और सामाजिक सुधार पर ये केंद्रित था। भागीरथ मांझी की मृत्यु कब हो जाती है? तो याद रखिएगा, 1879 को भागीरथ मांझी की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं बुद्धू भगत के बारे में, ठीक है? बुद्धू भगत के बारे में, तो सबसे पहले बुद्धू भगत के बारे में हम देखते हैं, किसे कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है? याद रखिएगा, बुद्धू भगत जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको याद रखना है कोल विद्रोह। क्या? बुद्धू भगत आपको जैसे ही सुनना है तो आपको याद रखना है कोल विद्रोह, ठीक है? चलिए, बुद्धू भगत को कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है, ठीक है? बुद्धू भगत को कोल विद्रोह का जननायक। बुद्धू भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिल्ली, याद रखिएगा, बुद्धू भगत का जन्म हुआ था सिल्ली में, याद रखिएगा, सिल्ली। अच्छा, बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? तो बुद्धू भगत का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1792। 18 फरवरी 1792 में बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। बुद्धू भगत का संबंध जो है उरांव जनजाति परिवार से था, ठीक है? बुद्धू भगत का संबंध जो है किस जनजाति परिवार से? तो उरांव जनजाति परिवार से। बुद्धू भगत ने 1828 से 32 तक संचालित महाविद्रोह का नेतृत्व किया था, तो लरका महाविद्रोह का, याद रखिएगा। बुद्धू भगत के द्वारा एक महाविद्रोह का नेतृत्व किया गया था जो कि 1828 से 32 तक संचालित हुआ था, ठीक है? लरका महाविद्रोह। बुद्धू भगत को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? तो 1000 रुपये का इनाम इन पर रखा था, ठीक है? 1000 रुपये का। अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है बुद्धू भगत की मृत्यु कैसे हुई? तो बुद्धू भगत की मृत्यु हुई थी सैन्य कार्रवाई में। बुद्धू भगत की मृत्यु हुई थी सैन्य कार्रवाई में। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैन्य कार्रवाई में बुद्धू भगत की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा, ये हुआ था इम्पे। याद रखिएगा, इम्पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसके नेतृत्व में की गई सैन्य कार्रवाई में बुद्धू भगत की मृत्यु हो जाती है। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्धू भगत की मृत्यु हुई थी 14 फरवरी 1832। 14 फरवरी 1832। और इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, 18 फरवरी 1792। तो 1792 में इनका जन्म हुआ और 1832 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि टोटल ये केवल 40 साल ही ये जिए थे, ठीक है? याद रखिएगा।
अब हम देखते हैं जतरा भगत के बारे में, ठीक है। तो जतरा भगत का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888। 2 अक्टूबर 1888, याद रखिएगा, जतरा भगत 2 अक्टूबर 1888। दो तीन बार आप अगर इसे सुन लेंगे तो झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटी हैं, उसके बारे में जो भी प्रश्न आएंगे वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1888 को। 2 अक्टूबर 1888 को जतरा भगत का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो चिंगरी नावाटोली गुमला में, ठीक है। गुमला के चिंगरी नावाटोली में, गुमला के चिंगरी नावाटोली में कब? तो याद रखिएगा कब हुआ था इनका जन्म? तो 2 अक्टूबर 1888 को, ठीक है। अच्छा, जतरा भगत का जन्म किस जनजातीय परिवार में हुआ? तो याद रखिएगा उरांव जनजातीय परिवार में। जतरा भगत का जन्म कहां हुआ? उरांव जनजातीय परिवार में, ठीक है। जैसे कि बुद्धू भगत का भी हमने देखा उरांव जनजाति में था, और जतरा भगत का भी जन्म हुआ है कब? तो उरांव जनजाति परिवार में, ठीक है, उरांव जनजातीय परिवार में। जतरा भगत के पिता थे कोहरा भगत। जतरा भगत के पिता थे कोहरा भगत, ठीक है। जतरा भगत के पिता थे कोहरा भगत और इनकी माता थी लिबरी भगत, ठीक है। पिता कोहरा भगत और माता लिबरी भगत, ठीक है। माता लिबरी भगत, पिता कोहरा भगत। अच्छा, जतरा भगत की पत्नी का नाम क्या था? जतरा भगत की पत्नी का नाम क्या था भैया? तो बुधनी भगत। याद रखिएगा, माता लिबरी भगत, पत्नी बुधनी भगत, और पिताजी क्या थे? कोहरा भगत, ठीक है, कोहरा भगत। जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? जतरा भगत ने आंदोलन की शुरुआत की थी ताना भगत आंदोलन। देखिए, ताना भगतों के बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, झारखंड की हिस्ट्री में। तो ताना भगत आंदोलन किसने शुरुआत करी थी? जतरा भगत ने, ठीक है, जतरा भगत ने। अच्छा, निम्न में से किस घटना के बाद जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की? जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब की थी? जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, जब उन्हें आत्मबोध की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन शुरुआत करी थी। ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। याद रखिएगा, संस्कृति यानी कि कल्चर को समेटने वाला, कल्चर को प्रिजर्व करने वाला, कल्चर को कंजर्व करने वाला ये एक आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था? तो ताना भगत आंदोलन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी, ठीक है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई। और ताना भगत की आंदोलन की शुरुआत तो हमने देख लिया 1914, और ताना भगत की मृत्यु हो जाती है 1916 में। ताना भगत की मृत्यु 1916 में हो जाती है। अच्छा, किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में भारत सरकार के द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1948 में, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला जो पर्सनालिटी है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो का जन्म झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावा में हुआ था। रघुनाथ महतो का जन्म झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावा जिले में हुआ था। अच्छा, रघुनाथ महतो का जन्म घुटियाडीह, रघुनाथ महतो का जन्म सरायकेला खरसावा जिले के घुटियाडीह गांव में हुआ था। कहां पर? घुटियाडीह गांव में हुआ था। रघुनाथ महतो ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो चुआर विद्रोह का। याद रखिएगा, चुआर विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व रघुनाथ महतो के द्वारा किया गया था। रघुनाथ महतो के द्वारा चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का, फर्स्ट फेज का नेतृत्व रघुनाथ महतो के द्वारा किया गया, जिनका जन्म सरायकेला खरसावा के घुटियाडीह गांव में हुआ था, ठीक है। रघुनाथ महतो की मृत्यु 1778 में हो गई। रघुनाथ महतो की मृत्यु 1778 में हो गई। रघुनाथ महतो की मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों की गोली से। रघुनाथ महतो की मृत्यु ये चुआर विद्रोह के प्रथम चरण के प्रथम चरण का इन्होंने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे जो अगला पर्सनालिटी है गंगा नारायण सिंह के बारे में। गंगा नारायण सिंह। अच्छा, गंगा नारायण सिंह का जन्म बाड़भूम में हुआ था। कहां पर? बाड़भूम में। गंगा नारायण सिंह का जन्म बाड़भूम में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, गंगा नारायण का संबंध किस विद्रोह से है? तो गंगा नारायण का संबंध भूमिज विद्रोह से, ठीक है। गंगा नारायण सिंह का संबंध भूमि विद्रोह से है। गंगा नारायण सिंह का संबंध भूमि विद्रोह से, ठीक है। गंगा नारायण सिंह का संबंध भूमि विद्रोह से है। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये याद रखिएगा 1832-33 में। 1832-33 में इस समय भूमिज विद्रोह किया गया था गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। गंगा नारायण का हंगामा, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, किसके सैनिकों के द्वारा गंगा नारायण की हत्या कर दी गई थी? तो याद रखिएगा, चेतन सिंह के सैनिकों के द्वारा गंगा नारायण की हत्या कर दी गई थी। गंगा नारायण की हत्या 7 फरवरी 1833 को, 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण की हत्या कर दी गई थी। 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण की हत्या कर दी गई थी, ठीक है।
अब हम देखेंगे तेलंगा खड़िया के बारे में। तेलंगा खड़िया के बारे में चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 सितंबर 1806 को तेलंगा खड़िया का जन्म 9 सितंबर 1806 को तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ। तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था गुमला के मुरगू गांव में। गुमला के मुरगू गांव में तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और कब हुआ था, 9 सितंबर 1806 को। तो याद रखिएगा 1806 को तेलंगा खड़िया का जन्म कहां पर, गुमला के मुरगू गांव में हुआ था। गुमला के मुरगू गांव में हुआ था। अच्छा, तेलंगा खड़िया के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा ढुइया खड़िया। ठीक है, तेलंगा खड़िया के पिता का नाम था ढुइया खड़िया और उनकी माता का नाम था पेतो खड़िया। तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ, तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला के मुरगू गांव में 9 सितंबर 1806 को हुआ। उनके पिता का नाम था ढुइया खड़िया, माता का नाम था पेतो खड़िया। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस बात को। अब चलिए देख लेते हैं आगे। कहा जा रहा है तेलंगा खड़िया ने किस वर्ष अंग्रेजों के विद्रोह के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो तेलंगा खड़िया ने किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो 1849-50 में। देखिए, इनका जन्म हुआ 1806 में, इनका जन्म हुआ 1806 में और इनका जो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया 1849-50 में। और याद रखिएगा इनकी मृत्यु हो जाती है 1880, याद रखिएगा 22 अप्रैल 1880 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, बोधन सिंह ने तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। याद रखिएगा, बोधन सिंह ने तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तेलंगा खड़िया के शव को कहां दफनाया गया था, तेलंगा खड़िया के शव को कहां दफनाया गया था, तो याद रखिएगा तेलंगा खड़िया के शव को गुमला में ही दफनाया गया था। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला के मुरगू गांव में कब हुआ भैया, 9 सितंबर 1806 को। उसके उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम ढुइया खड़िया और माता का नाम पेतो खड़िया। ठीक है, और ये इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1849-50 के आसपास में। ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है कब, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा 22 अप्रैल 1880 को, जिन्हें की बोधन सिंह ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इनके शव को दुगुमला में दफनाया गया और उसके बाद याद रखिएगा कि तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो तेलंगा तोपा टांड। ठीक है, तेलंगा तोपा टांड के नाम से तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को जाना जाता है। हम देखते हैं रानी सर्वेश्वरी के बारे में। रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि रानी सर्वेश्वरी निम्न में से किस स्थान की रानी थी, तो सुल्तानाबाद की। कहा कि सुल्तानाबाद की रानी थी रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी सुल्तानाबाद कहाँ है भैया, तो सुल्तानाबाद संथाल परगना में, संथाल परगना में। तो सुल्तानाबाद की रानी थी रानी सर्वेश्वरी, जो कि संथाल परगना में पड़ता है। ठीक है, जो कि संथाल परगना में पड़ता है। किसके सहयोग से, रानी सर्वेश्वरी ने दामिन ए कोह का विरोध किया था। तो याद रखिएगा पहाड़िया सरदार के सहयोग से, पहाड़िया सरदार के सहयोग से रानी सर्वेश्वरी ने दामिन ए कोह का विरोध किया, दामिन ए कोह का विरोध किया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है दामिन ए कोह के विरुद्ध रानी सर्वेश्वरी ने किस वर्ष कंपनी शासन का विरोध किया था, तो कंपनी शासन का इन्होंने विरोध किया था 1781-82 में। 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी, जो कि सुल्तानाबाद की रानी थी, सरदार पहाड़िया के सहयोग से इन्होंने दामिन एकोह के विरुद्ध विद्रोह किया था। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु 6 मई 1807 को हो जाती है। 6 मई 1807 को रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कहाँ हुई, तो रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु होती है भागलपुर जेल में। भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी, जिन्होंने की दामिन ओकोह का विरोध किया था। किसके सहयोग से, तो पहाड़िया सरदार के सहयोग से। और 6 मई 1807 को इनकी मृत्यु भागलपुर जेल में हो जाती है। ठीक है, भागलपुर जेल में हो जाती है। अब हम देखते हैं पोटो सरदार के बारे में। किनके बारे में, पोटो सरदार के बारे में। तो चलिए देखते हैं पोटो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया था, तो याद रखिएगा सिंहभूम क्षेत्र में। पोटो सरदार ने किस क्षेत्र में, तो सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई, पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई, याद रखिएगा पोटो सरदार की मृत्यु हुई थी फांसी से। ठीक है, पोटो सरदार की मृत्यु फांसी से हुई थी। अंग्रेज सैनिकों की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी। पोटो सरदार को फांसी की सजा अंग्रेज सैनिकों की हत्या के आरोप में इनको फांसी दिया गया था। उसके बाद देखिए पोटो सरदार का संबंध मुंडा जनजाति से है। पोटो सरदार का संबंध मुंडा जनजाति से है, तो एक बार फिर से सुनिएगा। पोटो सरदार ने सिंहभूम क्षेत्र में लोग अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया, इन्हें फांसी दे दी गई थी अंग्रेज सैनिकों की हत्या के आरोप में, और इनका संबंध मुंडा जनजातीय समूह से था। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं गया मुंडा के बारे में, ठीक है? गया मुंडा कौन था? तो गया मुंडा था बिरसा मुंडा का सेना नायक। गया मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा का सेना नायक। गया मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा का सेना नायक। गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटकेडीह में। कहाँ? गया मुंडा का जन्म हुआ था एटकेडीह में, जो कि बिरसा मुंडा का सेना नायक था। बिरसा मुंडा का सेना नायक था। गया मुंडा की पत्नी का नाम माकी मांडी मुंडा था। माकी मुंडा, ठीक है? मानकी मुंडा कहते हैं। तो गया मुंडा की पत्नी का नाम मानकी मुंडा। अच्छा, गया मुंडा के किस बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो याद रखिएगा, सानरे मुंडा को। गया मुंडा, बिरसा मुंडा का सेना नायक, उनकी पत्नी का नाम मानकी मुंडा। गया मुंडा का जन्म एटकेडीह में हुआ था और गया मुंडा का बेटा सानरे मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को कितने वर्ष की सजा दी गई थी? तो 2 साल की सजा दी गई थी। याद रखिएगा, 2 साल की सजा गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को दी गई थी। गया मुंडा ने किस सिपाही को मार दिया था? तो गया मुंडा ने क्या बोलते हैं, जयराम को मार दिया था, ठीक है? गया मुंडा ने जयराम को मार दिया था, ठीक है? उसके बाद देखिए किस वर्ष गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? तो गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में, चूंकि हम जानते हैं बिरसा मुंडा का संबंध उलगुलान विद्रोह से है 1895 से 1900, और 1900 के आसपास जो है 1900 में बिरसा मुंडा जी का मृत्यु हो जाता है और उसी समय गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है? पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? देखिए, अब हम देखेंगे पांडे गणपत राय के बारे में। अच्छा, पांडे गणपत राय का संबंध जो था किस आंदोलन से था? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह से, ठीक है? 1857 के विद्रोह से पांडे गणपत राय का संबंध, ठीक है? ये झारखंड के व्यक्तित्व में से आता है, तो याद रखिएगा पांडे गणपत राय 1857 के विद्रोह से इनका संबंध था। पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा में हुआ था। कहाँ पर? पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा में हुआ था। कहाँ पर? लोहरदगा में हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा, पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा में। पांडे गणपत राय का जन्म कब हुआ था? तो 1809, 17 जनवरी 1809। याद रखिएगा, पांडे गणपत राय का जन्म कब हुआ? 17 जनवरी 1809। पांडे गणपत राय के पिता का नाम क्या था? पांडे गणपत राय के पिता का नाम, याद रखिएगा, पांडे गणपत राय के पिता का नाम राम किशुन राय। पांडे गणपत राय के पिता का नाम राम किशुन राय, और पांडे गणपत राय जो थे दीवान थे विश्वनाथ साहदेव के। पांडे गणपत राय दीवान थे विश्वनाथ साहदेव के। पोरहाट के किस जमींदार ने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था? तो ये महेश शाही, पोरहाट के जमींदार महेश शाही ने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया था? तो याद रखिएगा, नेसन, अंग्रेज अधिकारी नेसन ने पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया था। पांडे गणपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो पांडे गणपत राय की मृत्यु फांसी से हुई थी। पांडे गणपत राय ने पांडे गणपत राय को किस जगह पर फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, रांची जिला के स्कूल के, रांची जिला स्कूल के पास पांडे गणपत राय को फांसी दी गई। रांची जिला स्कूल के पास पांडे गणपत राय को फांसी दी गई। और कब फांसी दी गई थी? तो 21 अप्रैल 1858। 21 अप्रैल 1858। तो देखिए, पांडे गणपत राय का जन्म हुआ 17 जनवरी 1809। पांडे गणपत राय का जन्म हुआ 17 जनवरी 1809 को, और उनकी मृत्यु हो जाती है 21 अप्रैल 1858 को। रांची जिला स्कूल के पास इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। और नेसन नेसन जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, इसने पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार कराने में किस जनपत राय ने, किस जमींदार ने इन्हें गिरफ्तार करवाया था? तो याद रखिएगा, महेश शाही। महेश शाही। पांडे गणपत राय किसका दीवान था? विश्वनाथ साहदेव का दीवान था। और पांडे गणपत राय के पिता का नाम राम किशुन राय था। ये सब याद रख लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, जिनके की दीवान थे पांडे गणपत राय, जिनके की दीवान थे पांडे गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने 1857 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हजारीबाग। याद रखिएगा, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव जो थे वो 1857 में झारखंड के हजारीबाग के विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। किस वर्ष ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? किस वर्ष ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये 1857 ईस्वी में। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा, ये मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना का संगठन का निर्माण ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने किया था। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने किया था, ठीक है? किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को गिरफ्तार किया था? तो याद रखिएगा, विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे ने ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को गिरफ्तार करवाया था, ठीक है? गिरफ्तार करवाया था। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को फांसी दी गई थी रांची कमिश्नर कंपाउंड में, ठीक है? रांची कमिश्नर कंपाउंड में ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को फांसी दे दी गई थी, ठीक है?
फांसी कब दी गई थी? तो 16 अप्रैल 1858 को, 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई थी इन्हें, ठीक है। जैसे कि 21 अप्रैल को और उसके बाद 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी, जो कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की क्या थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कदम्ब के पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं टिकैत उमराव सिंह के बारे में। टिकैत उमराव सिंह, ठीक है, याद रखिएगा टिकैत उमराव सिंह के एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए। चलिए, टिकैत उमराव सिंह कितने गांव के जमींदार थे? टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के जमींदार थे। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के जमींदार थे। टिकैत उमराव सिंह के भाई थे घासी सिंह। टिकैत उमराव सिंह के जो भाई थे वो घासी सिंह थे। क्या थे? घासी सिंह। अच्छा, टिकैत उमराव सिंह को उनके भाई घासी सिंह एवं दीवान शेख भिखारी के साथ निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? तो मैकडोनाल्ड ने। किसने? मैकडोनाल्ड ने टिकैत उमराव सिंह को और उसके भाई घासी सिंह और दीवान शेख भिखारी के साथ गिरफ्तार कर लिया था। टिकैत उमराव सिंह को 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को किस दी गई थी? तो टैगोर हिल, याद रखिएगा, रांची के टैगोर हिल के पास टिकैत उमराव सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अब देखिए राजा नीलमणि सिंह के बारे में। 1857 के विद्रोह के समय राजा नीलमणि सिंह पंचेत राज्य के राजा थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय राजा नीलमणि सिंह पंचेत के राजा थे। राजा नीलमणि सिंह ने किस जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने को प्रेरित किया? तो संथाल जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने को प्रेरित किया था राजा नीलमणि सिंह ने। राजा नीलमणि सिंह ने, संथाल जनजाति, ठीक है। याद रखिएगा राजा नीलमणि सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? तो माउंट गोमरी अंग्रेज अधिकारी ने राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार किया था। अंग्रेज अधिकारी ने राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार किया था। किसने? माउंट गोमरी अंग्रेज अधिकारी ने राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार किया था और राजा नीलमणि सिंह को 1857 ईस्वी में गिरफ्तार करने के बाद राजा नीलमणि सिंह को 1857 ईस्वी में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया था। अलीपुर जेल भेज दिया गया था और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। राजा नीलमणि सिंह को अलीपुर जेल भेज दिया गया था। तो याद रखिएगा इसे, अलीपुर जेल। तो ये सब हम लोग राजा नीलमणि सिंह के बारे में देखा। अभी देखिए राजा अर्जुन सिंह के बारे में। राजा अर्जुन सिंह, अच्छा, अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? तो 1857 के विद्रोह के समय अर्जुन सिंह पोरहाट के राजा थे। पोरहाट के राजा थे। अच्छा, राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय इनमें से किस क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो पोरहाट के ये राजा थे। तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा वाराणसी में। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु वाराणसी में हुई थी। दोस्तों, थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए, वो 1 मिनट लगेगा, आप उसे जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे जरूर देखें। चलिए उस पर बात करते हैं। झारखंड जीके, देखिए अभी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूरा झारखंड जीके को कवर किया है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूरा झारखंड जीके को कवर किया है। लेकिन अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो झारखंड जीके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में अच्छे से 1-2 बार अगर आप सुन लेते हैं तो आसानी से आपका जो झारखंड जीके में जो जैसे जेएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आप 30 क्वेश्चन 25 प्लस क्वेश्चन आप करेंगे। और करेंट अफेयर्स, अलग से करेंट अफेयर्स जो हम करवाने वाले हैं एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम जैसे ही कुछ होता है तो करंट अफेयर्स जो झारखंड का करवा दिया जाएगा पूरे 1 या 1.5 साल का, तो वहां से आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी पीटी में, चूंकि आप जानते हैं जेपीएससी का पीटी पेपर 1 में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। इसका मतलब कि जेपीएससी पीटी अगर आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है, जेपीएससी पीटी बहुत अच्छे से, ताकि आपका किसी भी तरह से कोई भी तरह का डर ना हो कि मुझे पीटी में होगा या नहीं होगा, अगर आपको करना है तो आपको झारखंड जीके बहुत तगड़ा करना होगा। झारखंड जीके बहुत तगड़ा करना होगा। साथ ही साथ झारखंड का करंट अफेयर्स का जो भी एक अच्छे लेवल का करंट अफेयर्स और झारखंड जीके बहुत अच्छे से कवर करना होगा, जिसमें कि झारखंड का हिस्ट्री है, झारखंड का पॉलिटी है, झारखंड का इकोनॉमिक्स, झारखंड का ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी को जिस प्रकार से आपने देखा होगा कुछ क्लासेस हमने ज्योग्राफी के लिए हैं, सेम उसी प्रकार से या फिर उससे थोड़ा सा लेवल को हम लोग हाई करेंगे, ठीक है। और झारखंड ज्योग्राफी को पिक्टोरियली आपके सामने मैप के थ्रू पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसी तरह से हिस्ट्री को कंप्लीट कराया जाएगा। इकोनॉमिक्स के जितने भी करंट से रिलेटेड इश्यूज होंगे
और जो फैक्चुअल होगा और जो करंट से रिलेटेड इशू होगा, कुछ स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, उसे भी हम लोग कवर करेंगे और जो पॉलिटी का सेक्शन होगा उसे कवर करेंगे। साथ ही साथ झारखंड में जो भूमि संबंधी कानून है उसके जो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो भूमि संबंधी कानून, कुछ प्रमुख नीतियां हैं और मिसलेनियस, तो ये सब एक पूरा पैकेज आपके लिए झारखंड जीके का कंप्लीट आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन ये पूरा कोर्स फ्री होगा। लेकिन आप जानते हैं एक हाथ से कभी कुछ नहीं होता, फ्री कुछ तो गुरु दक्षिणा लगेगा। और ये गुरु दक्षिणा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है। जो भी भाई जेपीएससी या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि और भी एग्जाम्स क्या यहाँ पर एसएससी सीजीएल हो गया या फिर जो सेंट्रल लेवल का हो गया या कोई किसी अन्य एग्जाम्स की भी यहाँ पर तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर 30 के सब्सक्राइबर, 30 के यानी कि जो अभी सब्सक्राइबर आप देख रहे हैं, तो 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद 30 के सब्सक्राइबर, तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी 30 के सब्सक्राइबर का चैलेंज आप पूरा करवाइए अपने परिवार में। उसके बाद झारखंड जीके का फ्री कोर्स, जिसमें कि कंप्लीट हम लोग झारखंड हिस्ट्री, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमिक्स, झारखंड ज्योग्राफी और उसके बाद जो भी मिसलेनियस टॉपिक है, भूमि संबंधी कानून वगैरह, हम लोग कंप्लीट करेंगे। झारखंड करंट अफेयर्स को जेपीएससी पीटी के लिए। तो ये आपको, आपके ऊपर है, आप अपने परिवार को किस प्रकार से जल्दी से जल्दी इस चैलेंज को पूरा करवाते हैं। ये कंप्लीट होगा। जैसे ही ये होगा, हम लोग झारखंड जीके का, चूंकि इस पर काम चल रहा है, कंटेंट पर काम चल रहा है, उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, झारखंड जीके का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके शेयर से सपोर्ट करने से, आपके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने से, और ये नहीं कि केवल झारखंड, और भी जगह के जो भी एग्जाम्स है सेंट्रल लेवल के, वहाँ उसके लिए भी अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा, क्योंकि कोई आप किसी के साथ गलती नहीं करेंगे या किसी को कुछ ऐसा नहीं भेज देंगे कि उसका बुरा होगा। ठीक है, तो शेयर कीजिए। और ये जो चैलेंज हमने आपको दिया है, यह चैलेंज आप अपने परिवार के साथ पूरा करवाइए। उसके बाद तुरंत झारखंड जीके का कंप्लीट कोर्स जो है वो कंप्लीट शुरुआत हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ झारखंड से रिलेटेड। और तो और जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको तो वो तो आएगा ही। चलिए, नीलांबर पीताम्बर, यहाँ पर हम देखते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में। नीलांबर पीताम्बर को किस विद्रोह में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है? नीलांबर पीताम्बर को किस विद्रोह में? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में। किसे? नीलांबर पीताम्बर को 1857 के विद्रोह में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा पलामू क्षेत्र का। पलामू क्षेत्र का नेतृत्व किया था नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई थी? नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी अप्रैल 1859। अप्रैल 1859 में नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी लेस्लीगंज में। ठीक है, पलामू के लेस्लीगंज में अप्रैल 1859 59 में नीलांबर पीताम्बर को पलामू के लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई थी। पलामू के लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई थी, आम के पेड़ से लटका करके। आम के पेड़ से लटका करके नीलांबर पीताम्बर जी को फांसी दे दी गई थी पलामू के लेस्लीगंज में। क्या बोलते हैं कि अप्रैल 1859 में आम के पेड़ से लटका करके। इन्हें 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के बारे में। इनके बारे में कौन ही नहीं जानता। तो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1839। इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1839। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था क्या बोलते हैं, नवसारी। याद रखिएगा, जमशेदपुर नौशेरवान जी टाटा का जन्म कब हुआ था? तो 3 मार्च 1839 को नौसारी जगह पर। ठीक है, नौसारी नाम के स्थान पर। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इनके पिता का नाम था नौशेरवान जी टाटा। ठीक है, इनके पिता का नाम था नौशेरवान जी टाटा और इनकी माता का नाम था जीवन बाई। इनकी माता का नाम था जीवन बाई। इनकी माता का नाम जीवन बाई था। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई मिल की स्थापना नागपुर में करी थी। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई मिल की स्थापना नागपुर में करी थी। कहाँ पर? नागपुर में करी थी। अब हम देख लेते हैं आगे।
कहा जा रहा है कि जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने निम्न में से किसकी स्थापना करी थी? तो इन्होंने स्थापना करी थी, याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु की इन्होंने स्थापना करी थी। और ताज होटल मुंबई, मतलब ताज होटल मुंबई की भी स्थापना जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने करी थी। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा करी गई थी। इनकी मृत्यु 19 मई 1904 को हो जाती है। इनकी मृत्यु 19 मई 1904 को हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी मृत्यु 19 मई 1904 ईस्वी को होता है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1839 में। ठीक है, अब देखिए, जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा की मृत्यु किस देश में हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी जर्मनी में। जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा की मृत्यु जर्मनी में हो गई थी। अच्छा, अब देखते हैं सखाराम गणेश देउस्कर के बारे में। सखाराम गणेश देउस्कर के बारे में। सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म देवघर में हुआ था। सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म देवघर में हुआ था। सखाराम गणेश देउस्कर का परिवार, सखाराम गणेश देउस्कर का परिवार जो था, एक मराठा परिवार से आते हैं। सखाराम गणेश देउस्कर एक मराठा परिवार से आते हैं। इनका जन्म देवघर में हुआ था। सखाराम गणेश देउस्कर ने अपनी किस पुस्तक में अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विवेचन किया था? तो याद रखिएगा, देशेर कथा में। सखाराम गणेश देउस्कर ने अपनी पुस्तक देशेर कथा में भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विवेचन किया था। सखाराम गणेश देउस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा जो थी, वो बांग्ला में लिखी गई थी। सखाराम गणेश देउस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक, जो कि एक मराठा थे, लेकिन इसकी पुस्तक जो देशेर कथा है वो बांग्ला में लिखी गई थी। ठीक है, अच्छा, सखाराम गणेश देउस्कर निम्न में से किस पत्रिका के उप संपादक थे? तो ये हितवादी के उप संपादक थे। तो सखाराम गणेश देउस्कर जो थे, ये उप संपादक किनके थे? तो याद रखिएगा, ये थे हितवादी के। ठीक है, हितवादी पत्रिका के उप संपादक थे। अब हम देखते हैं नागरमल मोदी के बारे में। नागरमल मोदी ने इनमें से किस आश्रम की स्थापना की थी? नागरमल मोदी ने किस आश्रम की स्थापना करी थी? तो अबला आश्रम की स्थापना नागरमल मोदी के द्वारा करी गई थी। नागरमल मोदी किस वर्ष अबला आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था? तो 1935 में नागरमल मोदी ने अबला आश्रम की स्थापना करी थी। अब हम देखते हैं राम नारायण सिंह के बारे में। राम नारायण सिंह, अच्छा, राम नारायण सिंह के बारे में चलिए देखते हैं। तो राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो चतरा के तितरिया में। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा के तितरिया में हुआ। और राम नारायण सिंह पेशे से वकील थे। ठीक है, राम नारायण सिंह का जन्म चतरा के तितरिया में हुआ था और वो पेशे से एक वकील थे। ठीक है, किस राष्ट्रीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राम नारायण सिंह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? तो ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर राम नारायण सिंह, जो कि एक पेशे से वकील थे, जिनका जन्म चतरा के तितरिया में हुआ था, और ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, अब देखिए, राम नारायण सिंह ने सबसे पहले किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो ये सबसे पहले असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि किस वर्ष राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य 1927 में राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया था। इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का किस वर्ष राम नारायण? तो 1946 में राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। राम नारायण सिंह को 1946 में संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। राम नारायण सिंह 1952 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजयी हुए थे? तो ये हजारीबाग लोकसभा सीट से राम नारायण सिंह विजयी हुए थे। हजारीबाग लोकसभा सीट से राम नारायण सिंह विजयी हुए थे। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी और ये उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। स्वराज लुट गया नामक रचना राम नारायण सिंह की है। स्वराज लुट गया नामक रचना राम नारायण सिंह की है। तो राम नारायण सिंह का जन्म चतरा के तितरिया में हुआ। राम नारायण सिंह पेशे से, जो कि एक पेशे से वकील थे, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से ये जुड़े थे और सबसे पहले ये असहयोग आंदोलन से जुड़े और इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको 1927 में सदस्यता दी गई थी। ठीक है, और राम नारायण सिंह को जो संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था वो 1946 में किया गया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि
हजारीबाग लोकसभा सीट से ये 1952 के आम चुनाव में जीते थे। महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी कहा और स्वराज लुट गया रामनारायण सिंह की कृति है। ठीक है, अब हम देखते हैं JRD टाटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं JRD टाटा के बारे में। चलिए, JRD टाटा, भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो JRD टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन का जन्मदाता JRD टाटा को कहा जाता है। JRD टाटा का जन्म कब हुआ? तो 29 जुलाई 1904 29 जुलाई 1904 को JRD टाटा का जन्म हुआ। JRD टाटा का जन्म कब हुआ? तो 29 जुलाई 1904 को। 29 जुलाई 1904 को पेरिस में, याद रखिएगा JRD टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में JRD टाटा का जन्म हुआ था। JRD टाटा के पिता का नाम क्या था? JRD टाटा के पिता का नाम था जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा। जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा का टाटा इन JRD टाटा के पिता थे। JRD टाटा की माँ का नाम क्या था? JRD टाटा की माँ का नाम था सुनी। याद रखिएगा, JRD टाटा की माँ का नाम क्या था? सुनी था। हमने देखा था कि जो नौसेरवानजी टाटा, जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा का नाम क्या, टाटा की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था जीवनबाई। और पिताजी कौन थे? तो नौसेरवानजी टाटा। ठीक है, और JRD टाटा की माता का पिता का नाम तो जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा। JRD टाटा की माँ किस देश की निवासी थी? JRD टाटा की माँ जो थी वो थी फ्रांस की निवासी। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में JRD टाटा का जन्म हुआ था। JRD टाटा को किस साल विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था? JRD टाटा को 1929 में विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस JRD टाटा को ही प्राप्त हुआ था। भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस JRD टाटा को ही प्राप्त हुआ था। टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? टाटा एयरलाइंस की स्थापना JRD टाटा ने करी थी। टाटा एयरलाइंस की स्थापना JRD टाटा ने करी थी। टाटा एयरलाइंस की स्थापना JRD टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, इन्होंने किया था 1932 में। तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना JRD टाटा ने 1932 में की थी। 1932 में की थी। टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया था। कब? तो ये 1953 में। और आप देखते हैं कि फिर से एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ही खरीद लिया है। तो ये जो जिनकी स्थापना, टाटा एयरलाइंस की स्थापना JRD टाटा ने करी, तो फिर से इस ग्रुप को टाटा ने ही खरीद लिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि JRD टाटा ने किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी थी? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो JRD टाटा ने। JRD टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945 में JRD टाटा ने करी थी। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में की गई थी। अच्छा, भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे? तो JRD टाटा थे। भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति JRD टाटा। JRD टाटा भारत में भारत रत्न पाने वाले। और इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1992 में। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1992 में। ठीक है, अब देखिए जयपाल सिंह के बारे में। जयपाल सिंह के बारे में तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को। जयपाल सिंह का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को। याद रखिएगा, जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो खूंटी के टकरा में। खूंटी के टकरा में जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म किस जनजातीय परिवार में हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म हुआ था मुंडा जनजातीय परिवार में। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी के टकरा में 3 जनवरी 1903 को मुंडा जनजातीय परिवार में हुआ था। ठीक है, मुंडा जनजातीय परिवार में हुआ था। जयपाल सिंह किस धर्म को मानते थे? जयपाल सिंह किस धर्म को? तो ईसाई धर्म को मानते थे। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का जो मूल नाम था वो था वेनन पाह। याद रखिएगा, जयपाल सॉरी, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? वेनन पाह। वेनन पाह। ठीक है, तो जयपाल सिंह का मूल नाम याद रखिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हो गया? ईसाई धर्म को अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हो गया था? तो ईश्वरदास। ईश्वरदास। जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के गुरु थे जयपाल मिश्र। जयपाल सिंह के गुरु थे जयपाल मिश्र। जयपाल सिंह के गुरु थे जयपाल मिश्र। अच्छा, कहा जा रहा है जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन। जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो ये इनका नाम था तारा मजुमदार। जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम तारा मजुमदार था। और तारा मजुमदार के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा, तारा मजुमदार के पिता थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी।
बहुत आपने इसके बारे में नाम सुना होगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, याद रखिएगा। तो ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार और व्योमेश चंद्र मजूमदार व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पिता थे, ठीक है। जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी थी जहां आरा। जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी जहां आरा थी, ठीक है। जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी जहां आरा थी। अच्छा, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेजा था? तो ये भेजा था कैनन कॉसग्रेव ने। कैनन कॉसग्रेव ने जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने? तो कैनन कॉसग्रेव ने इंग्लैंड भेजा था इन्हें उच्च शिक्षा के लिए। अच्छा देखिए, जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था 1928 में। जयपाल सिंह के नेतृत्व में, यानी कि हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं जयपाल सिंह, और इनके नेतृत्व में ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 में भारतीय टीम ने जीता, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? तो जयपाल सिंह ने पार्टी आदिवासी महासभा का, याद रखिएगा, आदिवासी महासभा का गठन किसने किया? जयपाल सिंह ने किया। जयपाल सिंह ने किस साल पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था? तो झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। 1950 में हुआ था। पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो पृथक झारखंड की मांग करने वाले प्रथम नेता जयपाल सिंह थे, याद रखिएगा, जयपाल सिंह। और इसी को लेकर के इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया था और आदिवासी महासभा का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया था। जयपाल सिंह कहां से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो ये लोकसभा सदस्य खूंटी से चुने गए थे। जयपाल सिंह लोकसभा सदस्य खूंटी से चुने गए थे। जयपाल सिंह पहली बार लोकसभा सदस्य 1952 में चुने गए थे। जयपाल सिंह पहली बार लोकसभा सदस्य जो चुने गए थे 1952 में खूंटी से। अच्छा, जयपाल सिंह का उपनाम क्या है? जयपाल सिंह का उपनाम है मुंडा राजा भी कहा जाता है और मरांग गोम के भी, याद रखिएगा। जैसे कि बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, उसी प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के या फिर मुंडा राजा भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था। अच्छा, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हो गई है? तो जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई। जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई और इनका जन्म कब हुआ था? 1903 में। कब, कहाँ हुआ था? तो खूंटी के टकरा में, खूंटी के टकरा में इनका जन्म हुआ था, मुंडा परिवार में, ठीक है, मुंडा परिवार में। ये सब हम लोगों ने देखा। जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था भैया? जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज, ठीक है। जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज था, ठीक है, ब्रेन हेमरेज। अच्छा, जयपाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जयपाल सिंह की मृत्यु हुई थी दिल्ली में। जयपाल सिंह की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। तो ये हम लोगों ने जयपाल सिंह के बारे में देखा। अब हम देखते हैं जुएल लकड़ा के बारे में, ठीक है। तो जुएल लकड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? जुएल लकड़ा का जन्म रांची में हुआ। जुएल लकड़ा का जन्म रांची में हुआ, याद रखिएगा। जुएल लकड़ा ने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना करी थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किसने किया? जुएल लकड़ा ने किया और इनका जन्म कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। जुएल लकड़ा के द्वारा किस साल छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना करी गई थी? तो 1915 में। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लकड़ा के द्वारा करी गई थी। जुएल लकड़ा के द्वारा करी गई थी। जुएल लकड़ा ने किस नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया था? तो यंग छोटा नागपुर नाम से जुएल लकड़ा ने हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया था। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी जो हैं वो आपके जुएल लकड़ा ही हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा है, ठीक है, जुएल लकड़ा। अब देखिए, जुएल लकड़ा को 1947 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जुएल लकड़ा को 1947 में पद्मश्री पुरस्कार, और इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1994 को हो जाती है। इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1994 को जुएल लकड़ा के द्वारा उन्नति समाज की स्थापना करी गई थी। ये बस आपको याद रखना है, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखिएगा। शिबू सोरेन। अब हम देखेंगे शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? रामगढ़ के नेमरा में। रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था और 1942 में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ के नेमरा में 1942 में हुआ था। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था? शिबू सोरेन का जो मूल नाम था वो था शिवचरण लाल महतो। शिवचरण लाल महतो शिबू सोरेन का मूल नाम था, याद रखिएगा। शिवचरण लाल महतो शिबू सोरेन का मूल नाम था। शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या? तो शिबू सोरेन के पिता का नाम था, याद रखिएगा, सोबरन माझी। शिबू सोरेन के पिता का नाम था सोबरन माझी, ठीक है। शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी था और शिबू सोरेन की माता का नाम क्या था? तो सोनामणि। सोनामणि शिबू सोरेन की माता, यानी कि जो अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन की दादी कौन थी? सोनामणि, ठीक है। और इनके दादा कौन थे? तो इनके दादा थे सोबरन मांझी, ठीक है, सोबरन मांझी। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम क्या है? शिबू सोरेन की पत्नी का नाम क्या है भैया? तो शिबू सोरेन की पत्नी का नाम रूपी सोरेन। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम रूपी सोरेन। अच्छा, शिबू सोरेन ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था? सोनो संथाल समाज, याद रखिएगा। शिबू सोरेन
सोरेन ने सोनोत संथाल समाज का गठन किया था। जेएमएम नहीं टिक कर दीजिएगा, ठीक है। शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज का गठन किया था। शिबू सोरेन ने किस साल सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी थी? तो ये 1970 में शिबू सोरेन ने, इनका जन्म 1942 में हुआ और इन्होंने 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी थी शिवचरण लाल महतो ने। शिबू सोरेन निम्न में से किस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं? शिबू सोरेन जो है वो आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य में थे, जेएमएम, ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य में थे, याद रखिएगा शिबू सोरेन। अब हम देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव थे शिबू सोरेन, प्रथम महासचिव थे शिबू सोरेन। अच्छा, 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया था? तो 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। जंगल काटो अभियान चलाया गया था। किस नेता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का गठन किया था? तो निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का गठन किया था। निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का गठन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 3 बार। शिबू सोरेन अभी तक 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस उपनाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, दिसोम गुरु और गुरुजी, याद रखिएगा, दिसोम गुरु और गुरुजी दोनों उपनाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं कार्तिक उरांव के बारे में। तो कार्तिक उरांव का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1924। कार्तिक उरांव का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1924 को, ठीक है, 29 अक्टूबर 1924 को कार्तिक उरांव का जन्म हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कार्तिक उरांव का जन्म। और ये जन्म कहाँ हुआ था? तो लीटा टोली में, याद रखिएगा, लीटा टोली में कार्तिक उरांव का जन्म 29 जो हुआ था, कार्तिक उरांव का जन्म 1924 में लीटा टोली में, लीटा टोली में। कार्तिक उरांव के पिता का नाम था जबरा उरांव। कार्तिक उरांव के पिता का नाम था जबरा उरांव और कार्तिक उरांव जो थे पेशे से अभियंता यानी कि इंजीनियर थे। कार्तिक उरांव पेशे से एक इंजीनियर थे। कार्तिक उरांव पेशे से एक इंजीनियर थे। कार्तिक उरांव की पत्नी का नाम था सुमति उरांव। कार्तिक उरांव की पत्नी का नाम था सुमति उरांव। कार्तिक उरांव की पत्नी का नाम था सुमति उरांव और कार्तिक उरांव की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से लंदन में हुई थी। किस साल हुई थी? तो 1959 में। कार्तिक उरांव का जो मुलाकात है लंदन में जवाहरलाल नेहरू से 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक है। कार्तिक उरांव ने किसकी सलाह पर विदेश की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर विदेश में नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। झारखंड में कार्तिक उरांव किस संस्थान में अभियंता की नौकरी करते थे? किस संस्थान में? तो याद रखिएगा HEC, यानी कि जो रांची HEC है, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है, उसमें झारखंड में क्या बोलते हैं, कार्तिक उरांव नौकरी करते थे, ठीक है। कार्तिक उरांव पहली बार लोकसभा सदस्य किस वर्ष चुने गए? तो कार्तिक उरांव पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे 1967 को, 1967 में कार्तिक उरांव पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे। लोकसभा सदस्य चुने गए थे। कार्तिक उरांव कितनी बार लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए? तो 3 बार। कार्तिक उरांव 3 बार लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए थे और पहली बार 1967 में ये लोकसभा जो मतलब चुनाव जीते थे, ठीक है। कार्तिक उरांव किस राजनीतिक पार्टी के टिकट पर लोकसभा का निर्वाचन लड़ते थे? तो ये राजनीतिक पार्टी सीपीएम से, याद रखिएगा, सीपीएम सॉरी कांग्रेस, सीपीएम नहीं, ठीक है, कांग्रेस। कार्तिक उरांव जो थे वो किस राजनीतिक पार्टी की टिकट पर लोकसभा का निर्वाचन चुनाव लड़ते थे? तो ये कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। कार्तिक उरांव किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये लोहरदगा का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधित्व लोहरदगा का कार्तिक उरांव करते थे, ठीक है, लोहरदगा का। आगे देखते हैं कि जो कार्तिक उरांव ने किस संगठन की स्थापना करी थी? तो भारतीय आदिवासी परिषद, भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव ने करी थी। कि भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव ने करी थी। किस वर्ष कार्तिक उरांव के द्वारा भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना करी गई थी? तो ये किस वर्ष करा गया था? तो 1968 में। भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव ने करी और 1968 में करी। 1967 में ये पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे और 3 बार ये लोकसभा निर्वाचन में मतलब अपना सीट से जीतते रहे और ये लोहरदगा से जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव थे, लोहरदगा से चुनाव लड़ते थे। कार्तिक उरांव का निधन कब हो गया? तो कार्तिक उरांव का निधन हो गया था 8 फरवरी 1981 को। कार्तिक उरांव का जो निधन हो गया था 8 फरवरी 1981 को, ठीक है। तो इनका जन्म 1924 को हुआ और 1981 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म कहाँ हुआ था? लीटा टोली में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पेशे से ये क्या थे? इंजीनियर थे और इंजीनियर की नौकरी यानी कि जो कहाँ पर इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे? तो HEC में। विदेश में नौकरी छोड़ने के लिए इनको किसने सलाह दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए
अब हम अल्बर्ट एक्का के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 में हुआ था। अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 में हुआ था और अल्बर्ट एक्का का जन्म जड़ी नामक स्थान पर हुआ था। अल्बर्ट एक्का का जन्म जड़ी नामक 1942 में। ठीक है, अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का था। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का और माता थी मरियम एक्का। ठीक है, तो अल्बर्ट एक्का के पिता थे जूलियस एक्का और माता थी मरियम एक्का। माता थी मरियम एक्का। ठीक है, और अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम बेलेडिना एक्का। अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम बेलेडिना एक्का। तो देख लीजिए फिर से, अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 में जड़ी नामक स्थान पर हुआ था और माता थी मरियम एक्का, पिता जूलियस एक्का, इनकी पत्नी का नाम था बेलेडिना एक्का। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था बेलेडिना एक्का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लांस नायक का पद दिया गया? लांस नायक का पद दिया गया था 1962 का भारत चीन युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लांस नायक का पद दिया गया था। लांस नायक का पद दिया गया था किस युद्ध के दौरान? अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। तो 1971 का भारत पाक युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। और किस भारत पाक युद्ध के दौरान किस तिथि को अल्बर्ट एक्का की वीरगति की प्राप्ति हुई थी? तो 3 दिसंबर 1971 को। 1971 भारत पाक युद्ध में अल्बर्ट एक्का वीर गति को प्राप्त हुए थे और 3 दिसंबर 1971 को ये तारीख थी जिस तारीख पर अल्बर्ट एक्का वीर गति को प्राप्त हुए थे। भारत पाक युद्ध में शहीद होने के बाद अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो परमवीर चक्र। तो अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र से सम्मानित हुए भारत सरकार के द्वारा। इन्हें भारत पाक युद्ध के में शहीद होने के दौरान बाद इन्हें कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो चलिए, 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना करी थी? तो किसान सभा की स्थापना ठेबले उरांव के द्वारा किया गया। ठेबले उरांव के द्वारा किसान सभा की स्थापना करी गई थी, ठेबले उरांव के द्वारा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सुमेलित करें। निम्न व्यक्तियों को उसके उपनाम से सुमेलित करें। तो दिसोम किसे कहा जाता है? दिसोम या गुरुजी? दिसोम गुरुजी शिबू सोरेन को। ठीक है, अच्छा, छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को, जिनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा राम नारायण सिंह को दिया गया। और तिलका मांझी, जिन्हें आदि विद्रोही कहा जाता था, सबसे प्रथम अंग्रेजों के विद्रोही, इसीलिए इसे आदि विद्रोही कहा जाता था। हरि बाबा के उपनाम से दूका हो को जाना जाता था। तो दूका हो के हरि बाबा, दिसोम शिबू सोरेन, छोटा नागपुर केसरी रामनारायण सिंह और आदि विद्रोही तिलका मांझी। आदि विद्रोही तिलका मांझी। अच्छा, किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में? तो ये है आपके सुधेंद्र नारायण सिंह। सुधेंद्र नारायण सिंह छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से मुकुंद नायक को जाना जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से मुकुंद राय को जाना जाता है। किस व्यक्ति ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी? तो बोनीफस लकड़ा। बोनीफस लकड़ा ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना करी थी। बोनीफस लकड़ा ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, बोनीफस लकड़ा ने किस साल छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना करी थी? तो 1933 में। 1933 में बोनीफस लकड़ा ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की उन्होंने स्थापना करी थी। और जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो प्रथम महासचिव थे वो इग्नेस बेग थे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेग थे। किस व्यक्ति के द्वारा मुंडारी पत्रिका जगर सड़ा का संपादन किया गया? तो सुशील कुमार बागे के द्वारा। सुशील कुमार बागे के द्वारा मुंडारी पत्रिका जगर सड़ा का संपादन किया गया। जगर सड़ा का संपादन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया? तो किस व्यक्ति ने ऐसा करा था? अजीत कुमार राय, यानी कि ए के राय, अजीत कुमार राय ने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया था। ठीक है, मजदूर आंदोलन चलाया था। सन 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किसने किया था? सन 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन ए के राय के द्वारा करा गया था। ए के राय के द्वारा करा गया था। अब देखिए क्या कहा जाता है कि जो कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं जिन्हें 1989 में कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? कलाश्री से सम्मानित किया जा चुका है ललित मोहन राय को। सुरेंद्र नारायण सिंह छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने के लिए इन्हें जाना जाता है। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ललित मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार जिन्हें 1989 में कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ललित मोहन राय को। ठीक है, ललित मोहन राय को।
प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय की चित्रकला में मुख्यतः किसे प्रदर्शित किया जाता है? मुख्यतः किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो जनजातीय जीवन को। ललित मोहन राय की चित्रकला में मुख्यतः जनजातीय जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, मुख्यतः जनजातीय जीवन को। फादर कामिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। कौन झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं? तो गैब्रियल हैम्ब्रम। झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ गैब्रियल हैम्ब्रम। झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ गैब्रियल हैम्ब्रम। अच्छा, झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो किस राजनीतिक पार्टी से? तो भाजपा से है, ठीक है। कड़िया मुंडा भाजपा से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा निम्न में से किस पद की शोभा बढ़ा चुके हैं? किस पद की? तो लोकसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा, जो कि जिनका संबंध बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, और ये लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर ये रह चुके हैं, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता बाबूलाल मरांडी ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया? तो इन्होंने राजनीतिक पार्टी किया था झारखंड विकास मोर्चा, जेवीएम, ठीक है। झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी। झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी। अच्छा, झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता यशवंत सिन्हा किस पद को सुशोभित कर चुके हैं? तो जो यशवंत कुमार सिन्हा है, ये भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता यशवंत सिन्हा भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध राजनेता तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल पद को सुशोभित कर चुके श्री भीष्म नारायण सिंह का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध झारखंड राज्य के पलामू से है। प्रसिद्ध राजनेता तथा अलग अलग राज्यों के राज्यपाल पद को सुशोभित कर चुके श्री भीष्म नारायण सिंह का संबंध झारखंड राज्य के पलामू जिले से है। पलामू जिले से है। देखिए, किस व्यक्ति ने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टूडू को ठारी की रचना की? मुंडारी टूडू को ठारी की रचना किसने करी? तो याद रखिएगा, ये किया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने। किस झारखंडी कलाकार ने लोक कला के विकास के लिए कुंजवन नामक संस्था की स्थापना की है? लोक कला विकास के लिए कुंजवन नामक संस्था की स्थापना मुकुंद नायक, जैसे कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो कुंजवन नामक संस्था की स्थापना मुकुंद नायक ने करी। अच्छा, संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार कौन है? संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार सचिन दा। प्रथम छायाकार सचिन दा, याद रखिएगा, प्रथम छायाकार सचिन दा। अच्छा, निम्न में से किस चित्रकार ने बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है? बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत करी है। तो याद रखिएगा, ये है आपका हरेन ठाकुर। ये कौन है? हरेन ठाकुर। देखिए, किस चित्रकार ने बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है? तो ये थे आपके हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये आपके बुलू इमाम है। कौन है? ये आपके बुलू इमाम। तो याद रखिएगा, किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये आपके बुलू इमाम, ठीक है, बुलू इमाम। अब देखिए, केदारनाथ साहू की प्रसिद्धि क्या है? तो छऊ नृत्य कलाकार के रूप में केदारनाथ साहू की प्रसिद्धि है। जो ये फेमस किस लिए है? तो छऊ नृत्य कलाकार के रूप में, छऊ नृत्य कलाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। अच्छा, किस व्यक्ति ने यूरेनियम के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोड़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये आपका श्री प्रकाश है। श्री प्रकाश, याद रखिएगा, श्री प्रकाश, ठीक है। एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा, किस व्यक्ति ने? तो श्री प्रकाश ने यूरेनियम के दुष्प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोड़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। मदर टेरेसा के पश्चात झारखंड की किस महिला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो ये सिस्टर निर्मला को। किसे? सिस्टर निर्मला किया था कि सिस्टर निर्मला को मिशनरी ऑफ चैरिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया, ठीक है। सिस्टर निर्मला को। देखिए, झारखंड के किस व्यक्तित्व को भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चामी मुर्मू, याद रखिएगा, चामी मुर्मू को भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है, चामी मुर्मू को। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किस महिला को ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दयामणि बारला को
ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। काउंटर मीडिया अवार्ड से दयामणि बारला को यहाँ पर क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए कौन झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं इनमें से आर के आनंद झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आगे देखिए कौन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के, इनमें से झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर अमिताभ चौधरी, जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। ठीक है, जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। देखिए कौन है भैया, तो ये आपको याद रखना है, ये है आपकी सावित्री पूर्ति झारखंड राज्य की प्रथम पहली आदिवासी महिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी की टीम की खिलाड़ी है, तो सावित्री पूर्ति है। कौन है, सावित्री पूर्ति। किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से है। झारखंड राज्य से संबंध है आपका वरुण एरोन, सौरभ तिवारी, ईशान जंगी, महेंद्र सिंह धोनी, ये सभी का संबंध झारखंड राज्य से है। झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाजी दीपिका कुमारी, झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज जो है दीपिका कुमारी है। उसके बाद झानो हासदा और अरुणा मिश्रा भी है, तो ये भी याद रख लीजिए। सॉरी एक मिनट, अरुणा मिश्रा नहीं है यहाँ का। ठीक है, अरुणा मिश्रा तो ये शायद बॉक्सिंग के लिए जानी जाती है। ठीक, तो देखिए दीपिका कुमारी और झानो हासदा याद रखिएगा। दीपिका कुमारी और झानो हासदा जो है ये आपकी झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज है। ठीक है, प्रसिद्ध तीरंदाज है। अब आगे देखिए झारखंड के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है झारखंड के निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। तो झारखंड के किस खिलाड़ी ने हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है, तो याद रखिएगा ये बिमल लकड़ा तथा समुराई टिटे, बिमल लकड़ा तथा समुराई टिटे, इन दोनों ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इन दोनों ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए आगे देखते हैं कौन झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुबोध कुमार रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो सुबोध कुमार रहे हैं। सुबोध कुमार। झारखंड के किस तीरंदाज ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड के किस तीरंदाज ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किस तीरंदाज ने, तो याद रखिएगा राहुल बनर्जी। झारखंड के किस तीरंदाज ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो इनमें से राहुल बनर्जी है। ठीक है, इनमें से राहुल बनर्जी। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक झारखंड की, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन एक झारखंड प्रसिद्ध मुक्केबाज है, महिला मुक्केबाज, तो ये अरुणा मिश्रा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अरुणा मिश्रा के बारे में, जो कि बॉक्सिंग वॉक्सिंग बताया था, तो ये झारखंड की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा। अब देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड में निम्न में से कौन व्यक्ति बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है। ठीक है, तो ये आपका इम्तियाज अली जो है वो झारखंड से है और प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है मोमेंटम झारखंड को लेकर के, मोमेंटम झारखंड को। तो चलिए मोमेंटम झारखंड जो है किस वर्ष झारखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2017 में। 2017 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे देखिए झारखंड राज्य में 2017 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। झारखंड राज्य में 2017 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा मोमेंटम झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। मोमेंटम झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। मोमेंटम झारखंड अभियान का लोगो युवा हाथी था। ठीक है, मोमेंटम झारखंड अभियान का लोगो युवा हाथी था। मोमेंटम झारखंड का आयोजन स्थल कौन सा था, तो मोमेंटम झारखंड का आयोजन स्थल खेलगांव। ठीक है, खेलगांव था। ठीक है, झारखंड राज्य में आयोजित मोमेंटम झारखंड सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी को। ठीक है, एमएसडी को, माही को। आगे देखिए मोमेंटम झारखंड सम्मेलन में कुल कितनी परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया था, तो कुल 210 एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, 210। मोमेंटम झारखंड सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। मोमेंटम झारखंड का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में निवेशों को, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब कहा जा रहा है कि इनमें से किस एक पहल के अंतर्गत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। किस एक पहल के अंतर्गत, तो याद रखिएगा मेक इन झारखंड के तहत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन इनमें से किस स्टेडियम में किया गया था, तो उद्घाटन और समापन जो किया गया था ये किया गया था ताना भगत स्टेडियम में। ताना भगत स्टेडियम में। दोस्तों आगे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि झारखंड जीके का
झारखंड जीके का पूरा कोर्स, झारखंड जीके का पूरा कोर्स यहाँ पर हम जेपीएससी पीटी के लिए स्टार्ट करेंगे। जेपीएससी पीटी के लिए जिसमें कि पेपर 1 में झारखंड जीके से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं और पेपर 2 में, और उसके अलावा जीके जीएस होता है तो वो अलग चीज़ है, तो वो भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बाद बाकी पेपर 2 में झारखंड जीके से 100 क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो झारखंड जेपीएससी का पीटी अगर बहुत कॉन्फिडेंट के साथ क्रैक करना है तो इसका मतलब है कि झारखंड जीके बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ झारखंड करंट अफेयर्स भी बहुत एक अच्छे लेवल का कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए झारखंड जीके का पूरा कोर्स यहाँ पर फ्री में यहाँ पर लॉन्च करेंगे आगे आने वाले दिनों में। लेकिन उसका गुरु दक्षिणा जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, दोस्तों में, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो झारखंड का या किसी भी ओवरऑल एग्जाम का, उसके साथ आपको शेयर करना है। आपको एक ये कह सकते हैं कि एक आपसे रिक्वेस्ट है या फिर आप कर सकते हैं इसलिए इसमें शामिल होकर के कि इस चैलेंज को आप कंप्लीट कीजिए। सब कुछ आपके ऊपर है, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और इसके बाद झारखंड जीके का पूरा कोर्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो भी डाटा है उससे रिलेटेड। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो भी क्या बोलते हैं, दो सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, 2019-20 के अनुसार, 19-20 के अनुसार इन झारखंड राज्य में कुल अशोधित जन्म दर कितना है, ठीक है, कुल अशोधित जन्म दर कितना है, तो याद रखिएगा 21.7, ठीक है, 21.7। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण अशोधित जन्म दर कितना है, तो ये है आपका 23.5, ठीक है, 23.5%, 23.5%। झारखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में शहरी अशोधित जन्म दर कितना है, ठीक है, शहरी अशोधित जन्म दर है 16.3%, 16.3%, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-21 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल प्रजनन दर कितना है, तो कुल प्रजनन दर है 2.3%, कुल प्रजनन दर 2.3% है। झारखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-21 के अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण प्रजनन दर कितना है, तो ग्रामीण प्रजनन दर है 2.5%, 2.5% ग्रामीण प्रजनन दर। आगे देखिए, झारखंड राज्य में शहरी प्रजनन दर कितना है 2019-21 के अनुसार, तो शहरी प्रजनन दर जो है ये आपका 1.6%, ग्रामीण 2.5%, ठीक है, 1.6 शहरी। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-21 के अनुसार झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी के अनुसार झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर कितना है भैया, तो शिशु मृत्यु दर है 37.9%, 37.9% शिशु मृत्यु दर है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-21 के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कितना है, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 41.1% है, 41.1% है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-21 के अनुसार झारखंड के शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कितना है, शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 22.2% है, 22.2% है। झारखंड राज्य में बाल मृत्यु दर कितना है 2019-21 के अनुसार, तो झारखंड राज्य में बाल मृत्यु दर 45.4% है, 45.4%, 45.4%। आगे देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019-21 के अनुसार झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर कितना है, झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर कितना है, तो ये है आपका 49.2%, 49.2% ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर है। शहरी क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर कितना है, तो शहरी क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर 27.3%, 27.3%। और ओवरऑल जो हमने देखा कि ओवरऑल जो बाल मृत्यु दर है वो है 45.4%। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो 49.2%, शहरी क्षेत्र में बात करें तो 27.3%। अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। AIADA का पूरा नाम क्या है, AIADA का पूरा नाम है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है AIDA का पूरा नाम। अच्छा, केम्पा का पूरा नाम क्या है, CAM केम्पा का, तो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, केम्पा का पूरा नाम है कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। आगे देखिए, सीएनटी एक्ट का पूरा नाम क्या है, तो सीएनटी एक्ट का पूरा नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। जीएपी आईटी का पूरा नाम क्या है, तो जीएटी आईटी का पूरा नाम है झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जेएपी आईटी का पूरा नाम है। जीईपीसी का पूरा नाम क्या है, तो जीईपीसी का पूरा नाम है झारखंड एजुकेशन
प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल जेईपीसी का पूरा नाम है। अब आगे देखिए यहाँ पर जेईटीए का पूरा नाम क्या है। जेईटीए का पूरा नाम है, ध्यान से सुनिएगा, जेईटीए झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। झारनेट का पूरा नाम क्या है। झारनेट का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा झारनेट का पूरा नाम है झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। झारनेट का जो पूरा नाम है, याद रखिएगा झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये है झारनेट का पूरा नाम। ठीक है, अब देखिए झिमडी। झिमडी का पूरा नाम क्या है। JHIMDI। झिमडी का पूरा नाम है झारखंड हॉर्टिकल्चर इन इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रीप इरिगेशन। झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रीप इरिगेशन झिमडी का पूरा नाम है। जोहार का पूरा नाम क्या है। जोहार का JOHAR, जोहार का पूरा नाम है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट। झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट झारनेट का क्या बोलते हैं, जोहार का पूरा नाम है। JSDMS का पूरा नाम क्या है। JSDMS का पूरा नाम है झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी JSDMS, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी पूरा नाम है। JSAC का पूरा नाम क्या है। JSAC का पूरा नाम है, याद रखिएगा, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। JTDC का पूरा नाम क्या है। JTDC का पूरा नाम है झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। JTDC का पूरा नाम है झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JTDC। आगे देखिए कहा जा रहा है कि JTDS क्या है भैया। JTDS का पूरा नाम है झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JWSDS का पूरा नाम है। JWDS का पूरा नाम है झारखंड विमेन डेवलपमेंट सोसाइटी। झारखंड विमेन डेवलपमेंट सोसाइटी JWSDS का पूरा नाम है। SIRD का पूरा नाम क्या है। SIRD का पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट SIRD। अब आगे देख लेते हैं XLRI। देखिए आप जानते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, बिजनेस इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर। तो इसका पूरा नाम क्या है, याद रखिएगा, जेवियर्स लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। जेवियर्स लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने पूरा झारखंड जीके को MCQ के माध्यम से कवर कर लिया है। आपको केवल 2 बार, मात्र 2 बार इन 30 वीडियोज को एक बार आपको डिटेल में देखना है, उसके बाद दोगुना स्पीड में इसे देख लेना है। JSSC CGL के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फिर कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ डिटेल में सब कुछ करवाया गया है। जहाँ पर डिटेलिंग का जरूरत था उसे भी करवाया गया। तो 30 वीडियो में हम लोगों ने पूरा झारखंड जीके को MCQ के माध्यम से कवर कर लिया, थ्योरी वाले सेक्शन को। अब हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, PYQ बचे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम जो भी झारखंड में हुए हैं अभी तक के, ठीक है, उसके PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं। तो उससे अगर जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन जो थ्योरी सेक्शन था 30 दिन में हमने कहा था, उसे पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिससे कि JSSC CGL में और थोड़ा तैयारी हमारा पुख्ता हो जाए। लेकिन JPSC PT की अगर बात करें तो JPSC PT अगर झारखंड के बच्चे हैं आप और झारखंड में JPSC PT देना चाहते हैं या फिर JPSC को क्रैक करने का आपका मनोइच्छा है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि JPSC PT पहले क्वालिफाई करना होगा। और JPSC PT को अगर आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो झारखंड जीके का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि 110 प्रश्न झारखंड जीके से ही पूछे जाते हैं। 200 में से 110 प्रश्न झारखंड से पूछे जाते हैं, झारखंड जीके से। तो झारखंड जीके को डिटेल में करना होगा, झारखंड जीके को पिक्टोरियली हमें समझना होगा, रटना नहीं होगा, समझ करके पिक्चर के माध्यम से, पिक्टोरियली डायग्राम के माध्यम से, मैप्स के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रकार का मेहनत हम करें और आपको अगर हमारे मेहनत को मोटिवेट करना है, अप्रिशिएट करना है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, वो आप अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपने देखा भी होगा, तो आप जरूर उस बात पर काम करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।